Good evening, everyone. So in last lecture, we were discussing about signaling. Signaling के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आपका विजुअल मैकेनिज्म, ठीक है। सो बेसिक हमने देख लिया था कि रॉड सेल्स क्या होते हैं, कॉन सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनली हमने क्या देखा था कि जो पोटेंशियल होता है, जैसे बेसिकली हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जैसे न्यूरॉन्स में पोटेंशियल होता है, सेम वे आपके जो बेसिकली जो रॉड और कॉन सेल्स हैं, दे ऑल्सो एग्जिबिट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जो रॉड और कॉन सेल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है आपका पोटेंशियल। तो मेनली आपको इसमें क्या याद रखना होता है कि जब डार्क है, सो एट दैट टाइम पोटेंशियल इज -45 मिली वोल्ट, बट जैसे लाइट फॉल करती है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है आपका -75, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। और यू कैन से कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है हमारी, हाइपर पॉलराइज। मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, हाइपर पॉलराइज, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने पूरा ये मैकेनिज्म देखा था कि जो एक्साइटेशन और रिकवरी वाला, कि सबसे पहले यहाँ पे रोडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन किसका बना होता है? 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन। तो जैसे ही सिस रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ट्रांसड्यूसिन ट्राइमेरिक से मोनोमेरिक फॉर्म में चला जाता है, और मोनोमेरिक फॉर्म में ये किसको एक्टिवेट करता है? फॉस्फोडाइस्टेरेज को, which leads to decrease in the cyclic GMP level, and that will ultimately leads to closure of this channel, ठीक है। बट ड्यूरिंग रिकवरी व्हाट हैपेंस, देयर इज कॉन्टिन्यूड फ्लक्स, ठीक है। कि ये जो कैल्शियम होता है ना, यहाँ पर कैल्शियम का फ्लक्स होता है, ठीक है। और कैल्शियम का लेवल जब डिक्रीज होता है तभी आपका ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, ठीक है। देखो क्या ना, जो भी इस सिग्नलिंग पाथवे में हुआ है हमें उसका अपोजिट करना है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हुआ है, उसे हमें इंक्रीज करना है। रिकवरी के लिए हमें ट्रांसड्यूसिन को दोबारा ट्राइमेरिक फॉर्म में लेके जाना है, और जो आपका रिसेप्टर है, बेसिकली जो आपका रोडोप्सिन है, आपने उसको दोबारा मतलब एक्टिव फॉर्म, उस फॉर्म में लेके आना है कि वो दोबारा लाइट को एब्जॉर्ब करे। मतलब जो ट्रांस 11 सिस से ट्रांस बना था, दोबारा आप उसको सिस रेटिनल फॉर्म में ले जाओगे, ठीक है। जैसे देखो ना, उसने डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे ये शो कर रखा है, ये सिस रेटिनल फॉर्म है, ये ट्रांस रेटिनल होगी, ठीक है ना। तो बाद में भी आप देखोगे कि जो ये ट्रांस रेटिनल फॉर्म को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 11 सिस रेटिनल में, ठीक है। तो कैल्शियम के बाहर जाने से एक तो ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, और साइक्लिक जीएमपी और जो बेसिकली फॉस्फोडाइस्टरेज है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अब हमें रिकवरी में दोबारा साइक्लिक जीएमपी के लेवल को इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो रोडोप्सिन यहाँ पर काइनेज होता है, जो कि रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन कराता है। लिखा ना यहाँ पे लो कैल्शियम एंड रिकवरिन, जो एक प्रोटीन होता है जो इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम का लेवल तो कम हमने करा ही है, तो जैसे ये भी आपको ध्यान रखना होता है ना, जैसे ये कुछ पॉइंट्स वो लिखे कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट्स विच एंजाइम। जब कैल्शियम ज्यादा था तो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस एक्टिव था, लेकिन जब कैल्शियम कम हो गया तो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस तो इनहिबिट हो गया, लेकिन जो ग्वानिल साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम का कम होना जरूरी है, ठीक है। जो भी लेवल पहले कैल्शियम का था उसको डिक्रीज करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ रिकवरी। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या लिखा है? कैल्शियम को कम करो। कैल्शियम कम होगा तभी ये जो सारे के सारे आपके जो स्टेप्स हैं ये होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अरेस्टिन लग जाता है, और बाद में हमने क्या कहा था कि स्लोली अरेस्टिन डिसोसिएट, रोडोप्सिन डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, और जो ये देखो ये आपका क्या था, ये ट्रांस रेटिनल है जो इसने डायग्राम में दिखा रखा ना, इसको रिमूव कर दिया और 11 सिस रेटिनल लगा दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लाइट को एब्जॉर्ब करा ना, या जो फोटोन को एब्जॉर्ब करा है वो पिगमेंट है, ठीक है ना। तो पिगमेंट की फॉर्म है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। सो अगर आपको दोबारा मतलब उसको यूज करना है फोटो ट्रांसडक्शन के लिए रोडोप्सिन को, तो आपको ट्रांस रेटिनल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 11 सिस रेटिनल, ठीक है। तो इस पे ना जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बस आपको जो स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो हर एक चीज अपोजिट लिख सकते हैं ना, कि फॉस्फोडाइस्टेरेस एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, या इनहिबिट हो रहा है, या साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना होता है कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ एक्साइटेशन एंड व्हाट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रिकवरी, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, वो लिखेंगे ये 4-5 स्टेप्स हैं, अरेंज देम इन द बेसिकली ऑर्डर। आप उसको ऑर्डर में अरेंज करो कि पहले वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा,
फिर ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा। तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो ये होता है ना सिग्नलिंग पाथवे में, सबसे मेन बात ही है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता हो, ठीक है ना, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता हो कि कौन से सिग्नलिंग पाथवे के अंदर आपका क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में क्या लिखा है। सो क्या लिखा है, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एन आयन चैनल इन द आउटर सेगमेंट दैट परमिट्स आइदर सोडियम और कैल्शियम एंड इज गेटेड बाय साइक्लिक जीएमपी, ठीक है। ये हमने देखा ही है ना कि ये वाला जो चैनल था विच इज ओपन बाय साइक्लिक जीएमपी, वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट था, आउटर में। इन द डार्क रोड सेल्स कंटेन इनफ साइक्लिक जीएमपी टू कीप दिस चैनल ओपन, ठीक है। सो डार्क में फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस कि जो सोडियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पम्प्ड बाय द इनर सेगमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें क्या हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। एंड व्हाट इज द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम। देखो क्या होता है ना, जब पॉजिटिव आइंस बाहर जाते हैं तब हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोलराइज हो रही है, लेकिन जब पॉजिटिव आइंस अंदर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, ठीक है ना। जैसे हमने न्यूरॉन्स में भी देखा था कि पोटेंशियल होता है -70, बट वो क्या हो जाता है +30। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि देर इज इनफ्लक्स ऑफ आइंस विच विल मेक मेम्ब्रेन पॉजिटिव। यहां पर भी क्या हो रहा है, क्योंकि आपने क्या लिखा था, नेट आता है -45 डार्क में। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कितने सोडियम बाहर गए और कितने अंदर आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने लाइट की प्रेजेंस में साइक्लिक जीएमपी वाला चैनल बंद कर दिया तब तो पोटेंशियल -75 आए ना। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जब वो चैनल ऑपरेट कर रहा था तो ऑब्वियसली जो सोडियम बाहर जा रहे थे कुछ अंदर भी आ रहे थे। जो ऑब्वियसली बाहर ज्यादा गए तभी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो सोडियम जो बाहर गए थे अगर वो अंदर नहीं आते, ठीक है, जो कि कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मेम्ब्रेन और ज्यादा क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। सो द एसेंस ऑफ सिग्नलिंग इन द रोड और कोन सेल इज ए लाइट इंड्यूस्ड डिक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब सिग्नलिंग होती है तो आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेज एक्टिवेट होता है जो साइक्लिक जीएमपी के लेवल को डिक्रीज करता है और जिसकी वजह से चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन बिकम्स हाइपरपोलराइज्ड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। ये इनर आउटर आप उल्टा मत कर देना, आपको ये जरूर याद रखना है कौन सा चैनल कहां पर है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज हमारे इनर सेगमेंट में है एंड साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल हमारा आउटर सेगमेंट में है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो फिर, क्योंकि ऑप्शन वो बनाएगा, ठीक है, कि ये इनर में होता है, ये आउटर में होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली कि वेयर साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल इज प्रेजेंट एंड वेयर इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। अब ये देखो ये सब उसी के बारे में बता रहा है, रोडोप्सिन के बारे में, ठीक है। तो विजुअल ट्रांसडक्शन कब बिगिन होती है, जब लाइट रोडोप्सिन पे फॉल करती है। एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन ईच डिस्क ऑफ द आउटर सेगमेंट ऑफ रोड एंड कोन सेल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो आउटर सेगमेंट है वहां पे रोडोप्सिन होता है, और वो ऐसे नहीं कि एक आधा रोडोप्सिन है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। रोडोप्सिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये जीपीसीआर की तरह है। इसके अंदर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्सिस होते हैं, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सिस होते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग जो पिगमेंट है वो 11 सिस रेटिनल है, और वो कोवलेंटली किससे अटैच होता है, ऑप्सिन से, ठीक है। तो ऑप्सिन इज अ प्रोटीन कंपोनेंट थ्रू ए स्किफ बेस, मतलब जो भी, क्योंकि 11 सिस रेटिनल तो एक तरह से आपका हार्मोन है, सो हार्मोन से डिराइव हुआ है ये, हार्मोन कह रहा हूँ सॉरी, विटामिन से। 11 सिस रेटिनल जो है वो आपका एक विटामिन है और वो एक प्रोटीन के साथ अटैच है, ठीक है। रेटिनल मॉलिक्यूल लाइज नियर द मिडल ऑफ द बाइलेयर ओरिएंटेड विद इट्स लॉन्ग एक्सिस अप्रोक्सीमेटली इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। वो चलो जो भी ओरिएंटेशन है, क्योंकि लाइट को तो किसने एब्जॉर्ब करना है, रेटिनल ने। तो जैसे ही रेटिनल कंपोनेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो 11 सिस रेटिनल से कौन सी फॉर्म में चला जाता है, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। दिस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोफोर forces conformational changes in the rhodopsin molecule, the first stage in visual transduction। ये जो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है ना रोडोप्सिन मॉलिक्यूल की जो क्रोमोफोर के अंदर, यही सबसे पहले सिग्नल है, ठीक है ना। तभी हम बोलते हैं ना कि जैसे अब रोड सेल्स जो हैं, इसलिए विटामिन ए जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्योंकि अगर ये है ही नहीं, 11 सिस रेटिनल ही नहीं है, तो फिर तो आगे सिग्नल कैसे जाएगा, ठीक है। तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका 11 सिस रेटिनल, ठीक है। तो बेसिकली होता है इसमें आपका जैसे फोटोन,
जैसे हम पढ़ते हैं ना फोटोन, क्योंकि लाइट का जैसे हम पढ़ते थे 2 टाइप्स का नेचर होता है, एक होता है जैसे पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या होता है आपका वेव नेचर। ठीक है। आज अभी एक स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे थे आज ना उनका, नीट वाले, तो उसमें एक ऐसे क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी रेस की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है। तो वो स्टूडेंट मुझे कह रही है कि सर हमने ना एनर्जी तो याद नहीं करी है, हमें तो ना फ्रीक्वेंसीज याद है। तो मैंने उसे कहा कि आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि फिर E इज इक्वल टू एच म्यू। मैं कहा आपको अगर ये पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। मैं कहा थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ ना। अब बच्चे क्या होते हैं, देखो वही बात है ना कि आप उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, कहते हैं हमने एनर्जीज नहीं पढ़ी है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसीज पता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या वेवलेंथ कम है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है, और जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है उतनी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मैं इतनी तो फिजिक्स मुझे ही पता है। तो वही है ना, बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि वो एप्लीकेशन पार्ट में लैग करते हैं ना, यही थोड़ा सा होता है कि आपको जैसे पता है बट आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही है कि हमें चीजें पता होंगी, ठीक है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल हमारी सही लगनी चाहिए। ठीक है। सो अब हमने क्या पढ़ा था, जो एक्साइटेड रोडोप्सिन है वो किसके थ्रू एक्ट करता है, जी प्रोटीन। देखो जी प्रोटीन इज ए जनरल नेम। जी प्रोटीन हम बार बार किसको बोल रहे हैं, जिसकी एक्टिविटी जीटीपी पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब कई आपके ट्राइमेरिक होते हैं, कई मोनोमेरिक होते हैं। ठीक है। तो जब ये ट्रांसड्यूसिन होता है एक्टिवेट, तो हमने क्या कहा था, फॉस्फोडाइस्टेरेज आपका एक्टिव होता है, और फॉस्फोडाइस्टेरेज एक्टिव होता है तो साइक्लिक जीएमपी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो ट्रांसड्यूसिन बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ हेट्रोट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन एज जीएस एंड जीआई। तो ये जीटीपी से भी बाइंड कर सकता है, जीडीपी से भी बाइंड कर सकता है, लेकिन जब जीडीपी बाउंड होता है तो तीनों की तीनों सब यूनिट्स जो होती हैं वो एक साथ होती हैं। सो इन दैट फॉर्म इट इज इनएक्टिव और सिग्नल आगे नहीं जाता है। बट जैसे ही सिग्नल आता है तो ये जीडीपी से जीटीपी में एक्सचेंज हो जाता है, और मोनोमेरिक फॉर्म आगे किसको एक्टिवेट करती है, फॉस्फोडाइस्टेरेज को। ठीक है। आप देख रहे हो ना कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है इसकी जीपीसीआर के साथ, बट ऑब्वियसली एंजाइम वहां पर एडिनोलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टेरेज एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। तो वहां पर साइक्लिक एम्प का लेवल इंक्रीज होता था, यहाँ पे डिक्रीज होना है। वहां पर जब आपको बेसिकली सिग्नल को टर्मिनेट करना था, वहां पे साइक्लिक एम्प के लेवल को डिक्रीज करना था। यहाँ पर जब आपको सिग्नल को टर्मिनेशन करानी है तो आपको साइक्लिक जीएमपी के लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट्स है जो अपोजिट है। अब वो कह रहा है जो अल्फा सब यूनिट है, जैसे वहां पर भी हमने देखा था जी प्रोटीन के पास भी जीटी पेज एक्टिविटी होती है, द सेम वे अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्रांसड्यूसिन हैज इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी। वो कह रहा है विद इन मिली सेकेंड आफ्टर द डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी जीटी पे हाइड्रोलाइज हो जाता है, और टी अल्फा री एसोसिएट होके दोबारा बेसिकली वो ट्राइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हमने देखा था ना एक इनहिबिटरी सब यूनिट थी पीडी की जो उसके साथ थी, लेकिन उसको टी अल्फा जीटीपी हटा देता है। ठीक है। और उससे फिर क्या हो जाता है आपका, पीडी क्या हुआ था हमारा, एक्टिवेट हुआ था। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर वो पीडी के साथ दोबारा इनहिबिटरी सब यूनिट लग जाएगी तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये देखो आप, टू रिटर्न साइक्लिक जीएमपी टू इट्स डार्क लेवल द एंजाइम guanylyl cyclase converts GTP to cyclic GMP in a reaction that is inhibited by high calcium। तभी हमें कैल्शियम को कम करना पड़ा, क्योंकि हाई कैल्शियम जो होता है वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। इसलिए जब रिकवरी का पहला स्टेप था, रिकवरी का पहला स्टेप यही था, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को सेल से बाहर निकालो, क्योंकि अगर कैल्शियम अंदर ज्यादा है, इसलिए तो ग्वानुलर साइक्लेज काम नहीं कर रहा था। ग्वानुल जब जब ऑब्वियसली हमारा एक्साइटेशन वाला पार्ट हो रहा था उस टाइम पे तो हमने साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन तो करानी नहीं थी, हमें तो डिग्रेडेशन करानी है, क्योंकि उस टाइम कैल्शियम ज्यादा है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम क्या होगा आपका, कम होगा, तो साइक्लिक जीएमपी क्या होगा आपका कि जो ग्वानुलर साइक्लेज है वो जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक जीएमपी में, एंड दैट इज इनहिबिटेड बाय हाई कैल्शियम। ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम को कम कराना जरूरी है। देखो अभी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे वो लिखेगा कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट रखती है, तो वो फॉस्फोडाइस्टेरेज को एक्टिव रखती है। लेकिन लो कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम पे आपका क्या एक्टिव होता है, क्या एक्टिव होता है आपका, ग्वानुलाइल साइक्लेज। ठीक है। वही ना, वो जो एक इमेज है उसमें आपको सब कुछ बता रखा है, उसी की हम थ्योरी देख रहे हैं, तो वहां से आपको सब क्लियर हो रहा है।
अब नेक्स्ट वो हमें क्या करा है, जो कौन सेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, तो उसके पीछे नेचर क्या है, हमारे अंदर 3 टाइप के कौन सेल्स हैं, ठीक है। ये लिखा ना, जो कलर विजन है वो बेसिकली किसका करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सेल्स, ठीक है, but triggered by slightly different light receptor. So 3 type of cone cells are specialized to detect from different regions of spectrum using 3 related photoreceptor protein. ठीक है, मतलब क्या है, चलो रेटिनल तो रेटिनल ही है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। एक कौन सेल में सिर्फ एक ही टाइप का ऑप्शन है, बट ईच टाइप इज क्लोजली रिलेटेड टू रोडोप्सिन इन साइज, अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रिजम्बली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ना यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो उनके जो एक कौन सेल में एक ही टाइप का ऑप्शन होगा, बट ईच टाइप इज क्लोजली रिलेटेड टू रोडोप्सिन इन साइज। रोडोप्सिन मेनली अभी हमने किसमें पढ़ा है, रोड सेल के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है जो डिफरेंस है ना ऑप्शंस में, दैट इज ग्रेट इनफ टू प्लेस द क्रोमोफोर इन स्लाइटली 3 डिफरेंट एनवायरमेंट, क्योंकि लाइट तो देखो रेटिनल नहीं एब्जॉर्ब करनी है, तो वो जो भी थोड़ा वो डिफरेंस है जिसकी वजह से वो, मतलब वो स्पेसिफिक लाइट जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, मे बी उसी लाइट को वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। द डिफरेंस अमंग द options however great enough to place the chromophore 11 cis retinal in 3 slightly different environment, with the result that 3 photoreceptors have different absorption spectra, ठीक है। सो बेसिकली जो हम कलर्स को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं या ह्यूज बाय इंटीग्रेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द 3 टाइप ऑफ कोन सेल, ठीक है, क्योंकि बाकी हम बोलते हैं ना बाकी सब सेकेंडरी कलर्स हैं, तो वो सब प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से ही बनते हैं, ठीक है। और यही हम बेसिकली रीजन देते हैं कि हमारे जो अलग अलग टाइप के कौन सेल्स हैं, मतलब हमारे 3 प्राइमरी कलर्स इसी वजह से हैं, ड्यू टू द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ आई, क्योंकि हमारे अंदर जो कौन्स हैं वो उन्हीं कलर्स को बेसिकली जो भी एब्जॉर्ब या जो भी रिकग्नाइज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव 3 प्राइमरी कलर्स, और उन्हीं के मिक्सचर से क्या बनते हैं आपके सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है ना, सुना है आपने, मतलब इसके लिए एक टेस्ट करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, सुना है कौन सा टेस्ट होता है? नहीं, नंबर नहीं। ठीक है, सो ये बेसिकली हो गया हमारा कौन सेल्स के बारे में, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड ना आपके, दैट इज बेस्ड ऑन योर विजुअल मैकेनिज्म, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कह रहा है इन द डार्क rods show a large inward dark current which is suppressed by a flash of light, ठीक है। तो हमने देखा ना डार्क में तो करंट है क्योंकि आयंस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और वो लाइट ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट से सप्रेस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इज ट्रू। पहला उसने क्या लिखा है, जो सोडियम चैनल्स हैं इन द आउटर सेगमेंट्स ऑफ रोड्स आर क्लोज्ड, तो ये सही है, क्योंकि सोडियम चैनल बंद हो गया ना, क्योंकि लाइट की वजह से साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये सही है। साइक्लिक जीएमपी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करती है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, तो ये गलत है। सोडियम चैनल्स इन द इनर सेगमेंट ऑफ रोड्स आर क्लोज, देखो सोडियम चैनल तो वो सोडियम पोटेशियम 80 पेज है, ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। आप ये नहीं होता आप कहोगे सोडियम तो उधर भी है, तो नहीं, सोडियम चैनल जो है, या स्पेसिफिकली जिसको आप, वैसे तो कैल्शियम भी जा रहे थे उसमें से, बट जनरली उसको हम सोडियम चैनल्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसड्यूसिन डिसोसिएट्स फ्रॉम द बीटा रेस्टिन, ठीक है। ये तो चलो, ये तो रिकवरी की बात है ना, ये तो बात की बात है, इसका तो कोई यहाँ पे लिंक है ही नहीं कि जो जो लार्ज इनवर्ट करंट था वो सप्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि जो साइक्लिक जीएमपी वाले चैनल थे वो क्या हो गया आपके, क्लोज हो गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कहता है अपॉन प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन, कि जब वही होता है ना, देखो जो भी एक सिग्नलिंग है ये नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसका एक टाइम है कि थोड़े टाइम चलेगी उसके बाद वो सिग्नलिंग को स्टॉप भी होना है। अपॉन प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन एक्टिवेटेड रोडोप्सिन डज नॉट एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन होगा कि बाद में फिर ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, हैंस द विजन इज इम्पेयर्ड, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्या है,
ऑब्वियसली हम अब इसमें हम क्या करें, हमने सिग्नल को रोकना है, क्योंकि ट्रांसड्यूसिन अगर एक्टिवेटेड है तो फिर तो सिग्नल आगे जा रहा है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द activated rhodopsin gets phosphorylated and is unable to activate transducin। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना रोडोप्सिन काइनेज रोडोप्सिन की फॉस्फोरिलेशन करता है। अब वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड रोडोप्सिन गेट्स डीफॉस्फोरिलेटेड, नहीं ये गलत है। डीफॉस्फोलेट फॉर्म में तो वो एक्टिवेट कर सकता है। अरेस्टिन फर्दर इंटरेक्ट करता है किसके साथ, फॉस्फोरिलेटेड अरेस्टिन के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये गलत है। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है हमारा, ए एंड सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं आपका। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, द डार्क करंट इन रेटिना इज ड्यू टू। तो डार्क करंट का मतलब क्या है कि जब लाइट नहीं है तो रेटिना के अंदर जो आयंस की मूवमेंट हो रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आपका, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर। आप देख रहे हो ना, आउटर इनर का तो वो खेल खेल ही रहा है। ठीक है ना, आउटर और इनर, इसलिए आपको याद रखना है साइक्लिक जीएमपी वाला जो चैनल है वो आउटर में है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपका इनर में है। और देखो जब भी आप देखो क्या ना, जो आयंस हैं जब इनवर्ड करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव आयन जाते हैं, तो जब हम आउटर सेगमेंट की बात करें ना तो सोडियम आयंस आ तो चलो कैल्शियम भी रहे हैं, देखो पोटेशियम की तो बात ही नहीं है, पोटेशियम तो वैसे ही वो तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू आ ही नहीं रहा है। अब सोडियम अगर किसी को याद है, ठीक है, फिर ये भी याद रखना है ओपनिंग है क्लोजिंग है। ठीक है ना, तो जब डार्क होता है तो चैनल ओपन है तो करंट है, आयंस की मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब लाइट होती है तो फिर तो चैनल बंद ही हो गया, और जब चैनल बंद ही हो गया तो फिर तो हमने करंट की क्या बात करनी है। तो इसका क्या आंसर होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ना एक जनरली ये ना सिग्नलिंग से रिलेटेड लगा लो आप चाहे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टेक्निक होती है फैक्ट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको ना इस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चंस कराता हूँ। ये मैंने आपको उसमें एपोप्टोसिस में नहीं कराए थे ना, कराए थे वाले क्वेश्चन, ये वाले नहीं करे थे ना। हाँ, चलो आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। फैक्स क्या टेक्निक होती है, फैक्स बेसिकली क्या होता है, फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक मैं इम्यूनो का एग्जांपल दूं आपको, जैसे हम कहते हैं ना हमारे अंदर टी सेल होते हैं। अब टी सेल होते हैं टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक, क्या फर्क होता है दोनों में। टी हेल्पर क्या होते हैं, CD4 पॉजिटिव, CD8 नेगेटिव, और टीसी क्या होते हैं, CD8 पॉजिटिव, CD4 नेगेटिव। देखो टी जो टी सेल्स है ना, इन दोनों के साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, आप साइज को देख के नहीं बता सकते कि ये टी हेल्पर है या टीसी है। इनको हम ना मार्कर्स के बेस पे सेपरेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये टी हेल्पर है ये टीसी है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इनके सरफेस पे जैसे इसके ऊपर CD4 है और उसके ऊपर क्या आपके यहाँ उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपका CD8 है, तो हमारे पास ना एंटीबॉडीज होती हैं। तो बेसिकली आई विल यूज दैट एंटीबॉडी जो CD4 के लिए है, और एंटीबॉडी के साथ में मैं एक फ्लोरेसेंट प्रोटीन लगा दूंगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे हमने GFP लगा दिया तो ये ग्रीन फ्लोरेसेंस है, ग्रीन लाइट दे रहा है। दूसरी जो एंटीबॉडी है वो CD8 के लिए है, वो कैसी लाइट दे रहा है, RFP। तो क्या होता है, ये जो बेसिकली आपकी लाइट आ रही है तो उसके बेस पे वो सेल्स को सेपरेट कर देगा, फ्लोरेसेंस के बेस पे। ठीक है, तो जैसे बेसिकली जैसे अब जो कैंसर सेल्स भी होते हैं कि बॉडी के अंदर जैसे कुछ ब्लड कैंसर हो गया, तो उसमें क्या होता है ना, ये मार्कर्स का प्रोफाइल चेंज होता है, या किसी का नंबर बढ़ गया किसी का नंबर घट गया, तो हमें सेल्स को सेपरेट करना पड़ता है, तो फैक्ट्स एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो ये ना चाहे आपने इम्यून सिस्टम के सेल्स को सेपरेट करना है, जैसे आपने जैसे एपोप्टोटिक और नेक्रोटिक सेल्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए टेक्निक आती है फैक्ट्स। ठीक है, तो दिखने में थोड़े से क्वेश्चन आपको टिपिकल दिखते हैं बट होते आसान है अगर आपको उसका बेसिक फंडा पता लग जाए। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, वो कह रहा है चार डिफरेंट रिसेप्टर हैं ABCD, और वो सेम लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच रिसेप्टर हैज द हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट। वो कह रहा है कि जो सेल्स जिनको हमने ट्रांसफेक्ट कराया है, सारे के सारे रिसेप्टर के साथ हमने GFP लगाया। ठीक है, हमारे पास चार रिसेप्टर हैं, तो चारों के चारों रिसेप्टर के साथ हमने उसको किससे टैग करा है, GFP के साथ। और जो हमारा एक्स है, क्योंकि जो ABCD तो चार रिसेप्टर है, लिगेंड सबका सेम है, और लिगेंड को हमने किससे टैग करा है, RFP के साथ।
इज सब्जेक्टेड टू फैक्ट्स एनालिसिस। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बेसिकली यहाँ पे जीएफपी होगा, यहाँ पे शो नहीं कर रखा, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, आरएफपी। अब वो पूछ रहा है कि किस रिसेप्टर की सबसे हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आपको क्या देखना होता है, जैसे मान लो जैसे हम ये क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर जिस तरफ जीएफपी है इसका मतलब वो क्या आपका रिसेप्टर है, क्योंकि आपने रिसेप्टर के साथ जीएफपी लगाया ना। और इधर आपका लिगेंड कौन से एक्सिस पे है, आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, आरएफपी। अब होता क्या है, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें दोनों प्लस है, मतलब इसमें आपका रिसेप्टर भी है और लिगेंड भी है। एक होता है ना एक्स एक्सिस, एक होता है वाई। बेसिकली क्या होता है, जो एक्स इस इधर एक्स वाई दोनों है, ठीक है। इधर क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई प्लस, मतलब हमें पहले एक्स ही लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस है, वाई प्लस है, यहाँ पर दोनों ही माइनस है, और यहाँ पे प्लस माइनस है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर रिसेप्टर भी है और लिगेंड भी है, एक्स भी है इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले में सिर्फ आपका क्या है, क्योंकि प्लस है वाई वाला, इस केस में सिर्फ आपका लिगेंड है। इस वाले क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है, और इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ रिसेप्टर है। ये चार क्वाड्रेंट्स ये बेसिकली हमें बता रहे हैं। ठीक है, पहले में दोनों है, रिसेप्टर भी है लिगेंड भी है, और इसमें आपका सिर्फ लिगेंड है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें रिसेप्टर है। अब वो पूछ रहा है कि कौन से रिसेप्टर की सबसे ज्यादा लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी है, तो मुझे ये क्वाड्रेंट देखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5%, मतलब रिसेप्टर और लिगेंड। यहाँ पे कितना है, 19%। यहाँ पे कितना है, 52%। यहाँ पे कितना है, 24। इसका मतलब रिसेप्टर सी जो है उसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी है लिगेंड के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 52% ये आ रहा है। ऐसे वो पूछता है सबसे कम किसकी है, तो वो हमारा होता है ए, क्योंकि ए में सिर्फ 5% आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना चार क्वाड्रेंट्स, ये बेसिकली ये बताते हैं। तो ये एनालिसिस होता है बस इसमें ना। ये तो चलो हमने मतलब किसी भी टाइप का केस आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन वो अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे हम यही मार्कर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि सेल्स अलग अलग होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पे जैसे अभी आपने कहा CD4+ CD8+, कहीं डबल नेगेटिव भी होते हैं, डबल पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है ना, जनरली क्या होता है ना, जब बेसिकली ये जो जैसे हमने टी सेल्स की बात करी थी, पहले ना नेगेटिव होते हैं, डबल नेगेटिव, फिर जब वो मैच्योर होते हैं तो डबल पॉजिटिव होते हैं, और फर्दर मैच्योरेशन के बाद एक CD4 पॉजिटिव बन जाते हैं, दूसरे CD8 पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वो रिसेप्टर में भी पूछ सकता है, वो इम्यूनोलॉजी में भी पूछ सकता है। अभी आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन एपोप्टोसिस का है। बस आपको ना थोड़ा सा ये बताओ कि एक्स और वाई पे जो है वो क्या है। ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेंट में वो दोनों होंगे जो एक्स और वाई पे है, इसमें सिर्फ वाई वाला होगा, इसमें दोनों ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेंट में वो है, वो जैसे अब इस क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, माइनस माइनस, और इधर क्या आपका प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मे बी और भी सेल्स हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ उन सेल्स को देख रहे हो, वो रिसेप्टर को देख रहे हो और सिर्फ लिगेंड को देख रहे हो, क्योंकि और भी चीजें हो सकते हैं ना, और भी फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स हो सकते हैं, तो वो वाले इस क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि उसमें ना तो रिसेप्टर आ रहा है ना लिगेंड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो, बताओ उसका क्या आंसर होगा। जैसे अब ये देखो, ये एपोप्टोसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस phosphatidylserine usually present in the inner leaflet of the plasma membrane flips to the outer membrane। ठीक है, तो ये तो वैसे भी जनरल भी क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि ये इनर लीफलेट में होता है, बट जब सेल का एपोप्टोसिस कराना होता है तो ये आउटर लीफलेट में चला जाता है। एनेक्सिन 5 इज ए प्रोटीन दैट बाइंड्स टू PS। ठीक है, यूजिंग दिस एज ए टूल we identify the apoptotic cells from necrotic and normal cell population by FACS using FITC टैग annexin 5। क्योंकि देखो वो है ना कुछ फ्लोरेसेंट डाई से तो आपको टैग करना पड़ेगा, तो annexin 5 बाइंड करेगा उस सेल के साथ जो आपका क्या है, एपोप्टोटिक है। ठीक है ना, सो प्रोपीडियम आयोडाइड इज यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लियस विच जनरली आइडेंटिफाइज नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टोटिक। तो PI तो उनके साथ बाइंड करते हैं जो नेक्रोटिक और लेट एपोप्टोटिक है,
लेकिन हमें कौन से, हमें वो एरिया बताना है प्लॉट के अंदर जहां पर अर्ली वाले होंगे। ठीक है। अब देखो क्या ना, यहाँ पे वैसे तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, बट इसने अपने आप लिखा, इसको 1 लिखा हुआ है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पीआई और एफ आई टी सी दोनों है, तो यहाँ पर तो मतलब अर्ली भी होंगे, लेट भी होंगे और नेक्रोटिक भी होंगे। मतलब हमें अर्ली एपोप्टोटिक का मतलब हमें क्या है, हमें एफ आई टी सी प्लस चाहिए। हमें यही चाहिए ना जिसमें बस एफ आई टी सी हो। अब इधर आओ देखोगे, इधर तो पी आई पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर तो आपके नेक्रोटिक और लेट एपोप्टोटिक है। और इधर तो कोई सेल है ही नहीं क्योंकि ये दोनों माइनस है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर वो सेल्स होंगे जो अर्ली एपोप्टोटिक है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको उसने कौन सा क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, 3। सो द राइट आंसर विल बी क्वाड्रेंट 3। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि ए रिसर्चर वाज रिपीटिंग ए फैक्स एक्सपेरिमेंट बट somehow get confused with that labeling of tubes. There are 4 tubes. One control, that is with no fluorescent label. One standard S1 with FITC label. One S2 with PE label. And the last one test, which should be FITC positive. Given below is the result of FACS experiment. ठीक है। सी में कुछ नहीं है, कोई फ्लोरेसेंट लेबल नहीं है, S1 में FITC, S2 में PE, और जो टी है वो भी FITC पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ना यहाँ पे वही दो मान लो एक तरह से फ्लोरेसेंट डाई हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे तो दोनों प्लस, यहाँ पर आपका माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो है ये FITC पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा, तो ये मतलब आपका S1 या टी कोई भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे वो एक ही ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पर वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर S2 होगा क्योंकि पी पॉजिटिव है। ये भी S1 या टी कुछ भी हो सकता है, और ये कंट्रोल है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नहीं है, ये दोनों नेगेटिव थे ना, तो ये कंट्रोल है बस। तो क्या आंसर आएगा आपका, 4th।